नमस्कार। मैं हूं आपका हमजुमान संजीव चौहान, नई दिल्ली से स्टेट में हिंदी के लिए। और हमारे साथ खास कार्यक्रम में है मिताली निकोर। थिंक टैंक हैं। आप वेस्ट एशिया पे बात करना चाहें कर लीजिएगा, और आप चाहें तो मध्य पूर्व पे जंग पे बात करना चाहें कर लीजिए। सब्जेक्ट कोई भी हो, मास्टरी हर एक में है। वेलकम मिताली, स्टेट में हिंदी में आपका स्वागत है। जी नमस्कार, थैंक यू। मिताली, बवाल मचा हुआ है, किसी से छुपा नहीं है। दिनों दिन ये रार बढ़ती जा रही है। वेस्ट एशिया जो है बुरी तरीके से जल रहा है, और ईरान इजराइल जूझ रहे हैं जंग में। लेकिन नुकसान पूरी दुनिया का हो रहा है। और बिल्कुल। अब आज से तो एक और बवाल शुरू हो गया है, जो कि पूरी दुनिया को दुखी करेगा। खासतौर भारत तो बहुत कष्ट में आने वाला लग रहा है कि अब जो ऑयल रिफाइनरीज हैं, जो ऑयल के उनके सेंटर्स हैं, उन पे हमले किए जा रहे हैं। अब तक की वॉर जो थी बिल्कुल। वो एयर में थी, ठीक है। हम्म, जो सैन्य अड्डे थे वो बर्बाद किए जा रहे थे एक दूसरे को। हम्म, अब जो तेल के जो इनकी जगह एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो हैं, उन पे हम्म। हमले किए जाना, कहां तक कौन कितना झेल पाएगा? क्या आप सोचते हैं? आप क्या मानते हैं इस चीज को लेके? जी, जी। एक तो मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए बहुत धन्यवाद। स्वागत। अ, ये ये जो आज हम देख रहे हैं विश्व में, ये ऐसा युद्ध मुझे नहीं लगता है कि हमारी उम्र के जो लोग हैं, जो मिलेनियल्स जिन्हें कहा जाता है, या जेन ज़ी, या जो बच्चे हैं अभी, हमने तो कभी नहीं देखा है। और हम पहली बार इतना बड़ा युद्ध दुनिया में विश्व में देख रहे हैं। सबसे पहली बात तो ये हमें समझनी पड़ेगी कि जो आजकल के युवा हैं, उन्होंने पहली बार वो ऐसा ऐसा युद्ध देख रहे हैं। और इसमें जो पीड़ा होगी, जैसे आपने बिल्कुल सही कहा, पूरे विश्व की हर देश में इसकी पीड़ा अ, फैल रही है, डिफरेंट डिफरेंट रीजंस की वजह से। अगर हम सारी जो सबसे पुअर इकोनॉमीज, जो सबसे डेवलपिंग इकोनॉमीज हैं, उनको देखें, तो वहां पर तो पहले 4 दिन वर्क वीक हुआ था, 4 डे वर्क वीक। लॉकडाउन लगाने की हालत काफी उन इकोनॉमीज में आ गई है। चाहे मैं श्रीलंका की बात करूं, बांग्लादेश की बात करूं, किसी भी ऐसी मतलब जो लो इनकम इकोनॉमी जिसे हम कहते हैं, वहां पर ये ऑलरेडी हो रहा है। और देखा जा रहा है कि वहां पर तेल की शॉर्टेज जो है, गैस की शॉर्टेज जो है, वो मतलब सारे लेवल्स को पार कर चुकी है। भारत की अगर हम बात करें, भारत में अभी उस स्तर पर पीड़ा नहीं आई है। लेकिन 3 महीने तक हमारे पास स्टॉक्स हैं, 3 महीने तक हमारा जो मैनेजमेंट है वो अच्छा है। लेकिन 3 महीने बाद क्या होगा, ये आज कोई नहीं कह सकता। और अगर ये युद्ध चलता गया तो और भी पीड़ा आने वाली है। मिताली, पश्चिम एशिया में एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले से कच्चे तेल में 4% की उनकी कीमतों में उछाल आया है। और कच्चे तेल की कीमतों में तेजी का भारत पर सीधा असर पड़ना तय है। ये झपट झेलना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि भारत अपनी जरूरत का करीब 90% कच्चा तेल वो इंपोर्ट करता है। कौन देश क्या करेगा कुछ नहीं पता, सब अपने अपना संभाल लेंगे। लेकिन भारत जिस तरीके से फैल रहा है इस मुद्दे पे, खासतौर से इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सचेंज और ब्रेंट क्रूड का जो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट $111.78 प्रति बैरल पर कारोबार कर रहा था, वो पिछले बंद भाव से 4.10% अधिक था। न्यूयॉर्क मैक्स एक्सचेंज पर वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट यानी WTI की कीमत अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में 3.37% बढ़कर $99.57 प्रति बैरल हो गई है। ये देखिए दुनिया के स्तर पे है, लेकिन सबसे ज्यादा झपट भारत पे पड़ रही है, क्योंकि भारत ना इधर में है ना उधर में है। चाइना कनेक्ट कर जाएगा, अपने को बैलेंस कर जाएगा, लेकिन मुश्किल में भारत है। खासतौर से ईरान के साउथ पार्स गैस फील्ड पर जो इजराइल के हमले शुरू हुए हैं और तेल की कीमतों में उछाल आया, वो कहीं ना कहीं भारत को सीधा क्या हिट करेगा? सबसे पहले तो अगर हम ग्लोबल ऑयल प्राइसेस की बात करें, जैसे आपने क्रूड ऑयल की बात करी, तो ये तो मतलब तय है कि मार्च एंड तक $150 पर बैरल क्रॉस करेगा। ये कतार के फॉरेन मिनिस्ट्री ने भी अनाउंस कर दिया था। और जैसे कि आपने कहा कि क्यों ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि ये और वॉर जो है अब ग्राउंड पे आ गई है, वो इसलिए है क्योंकि हम 1970s के तक भी अगर पीछे जाएं, तब तक भी जो गल्फ वॉर्स हो रही थी,
कभी भी उन्होंने एक दूसरे का ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर टारगेट नहीं किया था। ये पहली बार है जो हम देख रहे हैं कि इसराइल जो है ऑयल इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट कर रहा है, और फिर इन रिटेलिएशन मतलब जवाब में ईरान भी कर रहा है। और ये एक बहुत बड़ी चीज मैं पॉइंट आउट करना चाहूंगी कि जो वेस्टर्न मीडिया का बायस है, ये वेस्टर्न मीडिया का बायस हमें बहुत अच्छे से देखना होगा, और हर हिंदुस्तानी को, हर भारतीय नागरिक को देखना चाहिए कि कैसे वेस्टर्न मीडिया इसे ईरान वॉर कह रहा है, ईरान ने ये किया, ईरान ने वो किया। लेकिन दूसरी तरफ का पहलू जो अग्रेशन ईरान पर हो रहा है, वो वेस्टर्न मीडिया में कवरेज में नहीं आ रहा है। वो केवल कुछ ऐसे देश हैं, और भारत उसमें एक है, जो दोनों तरफ का जो डेवलपमेंट्स हैं, जो दोनों तरफ के पहलू हैं, वो भारतीय न्यूज में ही सबसे बेस्ट हमें दिखाई दे रहे हैं, और सबसे बेस्ट दिखाए जा रहे हैं। दोनों तरफ की आवाजों को भारतीय मीडिया ही हाईलाइट कर रहा है। मिताली। भारत का इम्पैक्ट जी जी, प्लीज कंटिन्यू। इम्पैक्ट इसका ये है कि हर $10 जब क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ती है पर बैरल, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट करीब करीब $7 से $8 बिलियन बढ़ जाता है। क्योंकि हमारा पर बैरल जब प्राइस उतनी बढ़ेगी, तो हमारा फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ेगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑयल इंपोर्ट करती है, और गवर्नमेंट जब नीचे उस ऑयल को पास ऑन करती है, बेचती है, तो उस पर कोई प्रॉफिट नहीं बनाती, इनफैक्ट सब्सिडीज ही देती है। तो इससे जो भारत सरकार के ऊपर प्रेशर है, जब वो इंपोर्ट करते हैं, जब प्राइस मार्केट में बढ़ती है, तो उनको सब्सिडी भी बढ़ानी पड़ती है। और ये केवल क्रूड ऑयल की ही नहीं है, ये फर्टिलाइजर के केस में भी है। फर्टिलाइजर सब्सिडी भी बढ़ेगी, क्योंकि यूरिया भी हम उसी एरिया से इंपोर्ट करते हैं। बिल्कुल। लेकिन यूरिया की बात उतनी होती नहीं है जितनी ऑयल की होती है, लेकिन हमारे लिए, हमारे किसानों के लिए, हमारी फूड सिक्योरिटी के लिए फर्टिलाइजर भी उतने ही महत्वपूर्ण है। तो ये दो तरीके हैं जहां पे डायरेक्ट इम्पैक्ट हो रहा है। दूसरा, आप ये सोचिए कि जो भारतीय लोग वहां काम करते हैं गल्फ एरियाज में, गल्फ कंट्रीज में, वो बहुत बड़े बड़े रेमिटेंसेस, मतलब वहां से जो पैसा कमाते हैं, फिर वो अपनी फैमिलीज को यहाँ पर भेजते हैं। उससे भी बहुत स्टेट्स हैं जिनको पैसा मिलता है, उनकी बहुत बड़ी आमदनी है वो रेमिटेंसेस, और वो भी कम हो रही हैं, वो भी हिट हो रही हैं। तो भारतीय इकोनॉमी को इन तीनों तरीके से एक इम्पैक्ट जरूर हो रहा है। मिताली, कुछ रिपोर्ट्स ऐसी भी आ रही हैं, इनमें थोड़ा दम भी लग रहा है, लेकिन अभी सोशल मीडिया में आपने कहा कि एक वेस्टर्न मीडिया तो वाइज्ड होके चल रहा है। कोई इसराइल के हम्म। फेवर में दिखा रहा है, कोई एंटी अमेरिका दिखा रहा है, कोई प्रो ईरान दिखा रहा है। बहुत विश्वास करने का नहीं, लेकिन हमारे जो जर्नलिस्ट वहां मौजूद हैं उन कंट्रीज में और रिपोर्टिंग कर रहे हैं, बहुत बैलेंस रिपोर्टिंग कर रहे हैं ना। और आप इसको पकड़ तभी पा रहे हैं जब आप उसको गहराई से देख रहे हैं, नजर रखे हुए हैं। खैर, हम्म। इस बीच खबरें ये आ रही कि इसराइल ने जो साउथ पास गैस, जो ईरानी गैस क्षेत्र है, उस पर हमला किया है। भले ही उसमें कम नुकसान हुआ है, लेकिन अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अब हमले मत करिए। इस बात में क्या दम है? जिस अमेरिका और डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइल को ईरान के ऊपर चढ़ा दिया, ईरान के सुप्रीम लीडर मार दिए गए और उनके 3-4 जो टॉप लीडर्स थे वो मारे गए। ऐसी स्थिति में डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान पे कितना विश्वास किया जाए, या सिर्फ ये अफवाह हो सकती है, ब्लफ हो सकता है, बेवकूफ बनाने का एक रास्ता हो सकता है कि ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को ज्यादा और लॉस ना पहुंचाए इसराइल? क्या इसराइल से ये कहेगा ट्रंप? और क्या ट्रंप की बात इसराइल मानेगा? दूसरा सवाल। तीसरा, क्या इसराइल बिना ट्रंप की अनुमति के ईरानी एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले कर सकता है? किए होंगे उसने? एक साथ 3 सवाल है। नहीं, ये बहुत कॉम्प्लेक्स क्वेश्चंस हैं, और बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्या ट्रम्प की बात को सीरियसली लिया जाए। ये सबसे, मेरे हिसाब से सबसे बड़ा अनसर्टेनिटी यही है। बाकी दो सवाल फिर भी अगर वो उनकी बात मान ली जाए तो हाँ, उसका हम जवाब दे सकते हैं। लेकिन क्या डोनाल्ड ट्रंप की बात में कोई भी अब विश्वसनीय एलिमेंट बच गया है? मेरे हिसाब से नहीं, क्योंकि वो एक दिन कुछ कहते हैं, दूसरे दिन कुछ और कहते हैं, और तीसरे दिन एक और चीज बोल देते हैं। और पूरे विश्व में अप्रैल 2025 से, जिस दिन उन्होंने पहली बार वो टैरिफ दिखाए थे, से लेकर आज तक केवल अनसर्टेनिटी, केओस, और अब तो वॉर का एटमॉस्फेयर उन्होंने फैलाया है।
तो मेरे हिसाब से सबसे पहले तो उनका हम सुन नहीं सकते। दूसरा, अगर ट्रम्प ने ऐसा कहा है और हम कहते हैं कि ये सच है, तो डेफिनेटली इसराइल का मतलब आइडियली उन्हें ये नहीं करना चाहिए, उन्हें ईरान के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर अटैक नहीं करना चाहिए अगर ट्रम्प ने ही कहा है। लेकिन क्या इसराइल प्रेसिडेंट ट्रम्प की बात मानेंगे, वो तो इसराइल की अपनी डिसीजन है। अगर वो मानते हैं तो अच्छा है, नहीं मानते हैं तो ऐसा तो नहीं है कि उनका साठ गांठ बंद हो जाएगा, अमेरिका फिर भी उन्हें सपोर्ट करेगा ही। तो मेरे हिसाब से तो इस सिचुएशन में इसराइल चाहे ट्रम्प की बात सच भी हो, शायद नहीं मानेंगे। जो दर्शक अभी हमारे साथ जुड़े हैं स्टेट पर हिंदी पे, मैं बताना चाहूंगा उनके साथ कि मैं इस वक्त आपके साथ आपका हमजुबान संजीव चौहान हूं, और हमारे साथ नई दिल्ली भारत की राजधानी से हैं विशेष मेहमान मिताली निकोर। निकोर की मालकिन, संचालक, सब कुछ है, थिंक टैंक है। आप कुछ भी बात करिएगा, लेकिन वेस्ट एशिया की तो मास्टरशिप आपके पास है, पीएचडी है, बिल्कुल आप इसमें। हम जानना ये चाहते हैं कि आखिर अगर इस तरीके के ऊर्जा संस्थानों पे, चाहे वो गैस से रिलेटेड हुए चाहे ऑयल से रिलेटेड हुए, अगर पश्चिमी एशिया में हमले बोले जाते रहे, जैसा कि लेबनान में अंदर तक घुसी जो इजरायली सेना है वो सब ये कर रही है, ठीक है, ईरान में भी ये सब अब होने वाला है और हो शुरू हो गया है, फिर वही सवाल कि अब तक जो ऊपर से आसमानी लड़ाई लड़ी जा रही थी, अब ऊर्जा संकट पे आके ये बढ़ाने की तैयारी की जा रही है। क्या ईरान झुक जाएगा, आपको लगता है, या ईरान इसका जवाब देगा? मुझे लगता है ईरान जब तक है, जब तक ये रजीम ईरान में है और जब तक उनको जस्टिस नहीं मिल जाती उन 150 लड़कियों की, बच्चियों की जिन्हें मारा गया था, तब तक ईरान पीछे नहीं हटने वाला। बड़ी बात आप कह रहे हैं कि ईरान अभी जैसे सोच रहे हैं, लड़ाई शुरू तो कर दी है अमेरिका ने इसराइल के जरिए, इसराइल को आगे बढ़ा के, लेकिन जंग को खत्म कौन करेगा, ये ईरान तय करेगा। कि ईरान को करना है, वो लोग पहल करेंगे, लेकिन पहल कोई मान नहीं रहे हैं अभी तक। इसी तक बीच कुछ खबरें ये भी आ रही कि यूएई के फुजराह तेल ठिकाने समेत अमेरिकी सैन्य अड्डों पर ईरानी हमले भी जारी हैं। मतलब ईरान भी कम नहीं कर रहा। वो आप ही की बात को स्टेब्लिश कर रहा हूं मैं कि ईरान भी चूक नहीं रहा है, वो कहीं पीछे नहीं हट रहा। अगर उसके तेल ठिकानों पे हमले हो रहे हैं तो वो उनके तेल ठिकानों पे हमला कर रहा है। ऐसा तो नहीं कि ईरान भारी पड़ने लगा हो अब अरब कंट्रीज में, यूएई में, जैसे फुजराह के तेल ठिकानों पे हमला किया, अमेरिकी सैन्य अड्डों पे हमला किया, ऐसे में ईरान भारी पड़ रहा हो और अब इसराइल और अमेरिका पीछे हटना चाहते हो। और इसी एक सोची समझी रणनीति के तहत मिताली, अमेरिका ने कहा हो इसराइल को कि आप ईरान के तेल ठिकानों पे, गैस ठिकानों पे हमले मत करिएगा। मत एक क्या करिएगा। ये हो सकता ये तो, पॉसिबिलिटी है? ये बिल्कुल पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे ये लगता है कि यही इसी रीजन से कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप को एक आज एक अटलांटिक न्यूज़पेपर है अमेरिका में, एंड उसमें उसमें बात ये थी कि ये कहा जा रहा है सबको सबको समझ में आ रहा है कि ये क्या किया है डोनाल्ड ट्रंप ने, कि सिवाय डोनाल्ड ट्रंप के सिर्फ उन्हीं को नहीं पता चल रहा है कि उन्होंने क्या किया। और ये मैं खुद नहीं, ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये मैं ये आपको बता रही हूँ कि ये अटलांटिक अमेरिकी एक्सपर्ट्स का ओपिनियन है। और ये क्यों है? ये इसलिए है क्योंकि एक जैसे होता है ना डोमिनो इफेक्ट, कि मतलब एक डोमिनो हुआ, आपने एक प्रेस किया और वो पूरा गिर गए सारे। यही हुआ है आज गल्फ कंट्रीज में, एक डोमिनो इफेक्ट हो गया है। आपने एक चीज करी, एक तीली लगाई, अब सारे घर जल रहे हैं। और अब आप आके कह रहे हैं कि हाँ ये लीजिए एक 500 ml की वाटर बॉटल, और इससे अब आप सारे घरों को बंद कर दीजिए, आप मतलब आग बुझा दीजिए। तो ये नहीं हो सकता। मिताली निकोर, एक चीज और आ रही है कि ड्रोन हमले जो हुए हैं आबू धाबी में, खासतौर से वहां का शाह गैस फील्ड में आग लगी है। ईरान ने हम्म। हॉर्मुज जलमार्ग में फुजराह के पास खड़े एक तेल टैंकर पर ईरानी ड्रोन का मलबा गिरा, इससे भी हड़कंप मचा हुआ है। अब हालांकि हम्म। नुकसान कम हुआ है इसमें, लेकिन सवाल ये कि हम लोग को देखते यूएई ने तो अपने एयर स्पेसेस जो हैं वो तो कुछ समय के लिए बंद कर दिए हैं, मगर जो बिल्कुल। उसके तेल और गैस के अड्डे हैं, जो जगह है जहां रखा हुआ है संरक्षित करके, तो वो तो सेफ नहीं रह गए क्योंकि ईरान की नजर उन पे लग गई है। दूसरे ईरानी जो हम्म। पार्लियामेंट के, जो ईरान के पार्लियामेंट के सांसद हैं वहां पे, वो हैं मोहम्मद बागेर कलीबाफ। उन्होंने कहा है कि हमला करने हमारा मजबूरी है, अगर हमले नहीं करेंगे तो जो विरोधी हैं, यानी कि अमेरिका बाया इसराइल,
हमारे अड्डों पे, तेल के अड्डों पे, गैस एनर्जी के अड्डों पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे हमले कर रहे हैं, हम अपने बचाने के लिए हमले कर रहे हैं, हम उनके नुकसान करने के लिए नहीं कर रहे हैं। ये सब कैलकुलेशन क्या है? क्या ये सच है कि ईरान उनको नुकसान नहीं पहुंचा रहा, उनके तेल के अड्डों को नुकसान नहीं पहुंचा रहा? ईरान अपने तेल के और गैस के अड्डों को बचाने के लिए हमला कर रहा है, बचाव में। एक्चुअली यहाँ पर मुझे लगता है कि हम एक बिल्कुल ही जैसे कहते हैं ना, स्पेक्यूलेशन की ओर जा रहे हैं अब इन इस सवाल में। मुझे लगता है कि अब हमें ये देखना चाहिए कि आज हो क्या रहा है। आज ये हो रहा है कि ईरान अभी भी, ये पूरी जो वॉर है, एक तरह से ईरान इज ओनली डिफेंडिंग इटसेल्फ। ईरान ने कभी भी ऑफेंसिव पे नहीं गए हैं, और ईरान ने ये भी स्टेटमेंट इशू किया है कि हम अपने नेबर्स को नहीं अटैक करेंगे अनलेस वहां से हमारे यहाँ पर कोई अटैक डायरेक्टली उनकी गवर्नमेंट हमें करे। तो ये ऑलरेडी ईरान ने बहुत पहले इस वॉर में क्लैरिफाई कर दिया था, और वो उसे फॉलो भी कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो बाकी चीजें अभी हो रही हैं उसे थोड़ा टाइम लगेगा हमें डिकोड करने में, लेकिन बेसिक फैक्ट इतना ही अभी हमें पता है। एक लास्ट क्वेश्चन है चीन को लेके। इसी वॉर में चीन चिंतित नहीं है ऑयल और गैस को लेके, भारत बहुत चिंतित है इस वॉर में, क्यों? क्योंकि स्टेट ऑफ हॉर्मुज से ईरान चीन के शिप्स को खुद एस्कॉर्ट करके उनके यहाँ पे लेकर जा रहे हैं, और केवल चीन की ही शिप्स हैं जिनको सेफ पैसेज मिल रहा है, और तो किसी देश की शिप्स को पे सेफ पैसेज नहीं मिल रहा है। तो यानी कि चीन को चिंता, तो कोई टेंशन नहीं। हाँ, चीन चिंतित इसलिए नहीं है और भारत चिंतित इसलिए क्योंकि भारत 90% ऑयल जो है और गैस वो सब इंपोर्ट करता है, और उसका कोई रास्ता नहीं है। जो रिलेशन चाइना ने सपोर्ट किया है ईरान का, उसका फायदा चीन उठा रहा है। चीन बेफिक्र इसलिए है। बिल्कुल, और होना भी चाहिए। चीन ने बहुत सालों से अपना रिलेशनशिप ईरान के साथ बनाया है, और उनके उनके बहुत एयर टाइट पावर ऑयल परचेज अग्रीमेंट्स हैं जिसमें सिक्योरिटी बिल्ट इन है। और तीसरा कि चीन ने बहुत ही स्मार्टली अपने पूरे पावर ग्रिड को ऑयल पे डिपेंडेंट नहीं रखा है। वो रेन्यूएबल एनर्जी ज्यादा यूज करते हैं, वहां पर उतनी रेन्यूएबल एनर्जी की इन्वेस्टमेंट है जितनी पूरी दुनिया में हुई है कंबाइंड, उससे ज्यादा। तो चीन ने तो बहुत ही सालों से काम किया है इस सिचुएशन में बनने का। उन्होंने कोई, जैसे ये बहुत अगेन वेस्टर्न मीडिया में दिखाया जाता है कि चीन तो बहुत स्मार्ट है। स्मार्ट नहीं है, उन्होंने काम किया है। अगर इतने साल उन्होंने सोलर एनर्जी में इन्वेस्ट किया है और आज उनको ऑयल की डिपेंडेंसी नहीं है, तो ये तो एक अच्छी स्ट्रैटेजी हुई ना। और कोई नहीं रोक रहा है बाकी किसी देश को ये स्ट्रैटेजी ना लेने में। क्या मिताली निकोल ये कहना चाहती हैं कि चीन ने जिस तरीके से सोलर में डेवलप किया अपने को, तेल की डिपेंडेंसी छोड़ दी या छोड़ रहा है धीरे बिल्कुल। धीरे, इस तरीके से भारत को भी चीन की चाल पे चल के अपने को मजबूत कर लेना चाहिए? एक तो हमें ये वाले वर्ड्स ऐसे यूज ही नहीं करने चाहिए, चीन की चाल पे चल के। क्योंकि अगर हम ऐसे वर्ड्स यूज करेंगे तो फिर हमारे पॉलिसी मेकर्स कभी वो डिसीजन नहीं लेंगे। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम ये सोचें कि हमें रेन्यूएबल एनर्जी में इन्वेस्ट करना है। भारत में इतनी सनलाइट है, भारत में इतनी विंड एनर्जी है। हमारे पास हमारे प्राइम मिनिस्टर ने हमें इस पे मार्ग दिखाया है। मोदी जी ने हमेशा ये कहा है कि हमें सोलर एनर्जी में ग्लोबल लीडर बनना है। तो ये तो एक बहुत ही क्रिटिकल एरिया है जहां पर गवर्नमेंट ऑलरेडी काम कर रही है, और बहुत काम करने की जरूरत भी है। शुक्रिया मिताली निकोल की, आपने बात की और सबसे बड़ी बात है आपने बता दिया है कि इस जंग के बीच में भी भारत चिंतित ना हो, इंतजामात करे। ठीक है, देश चल रहा है, देश चलाना है, एक बड़ी ताकत है भारत। भारत को कमजोर नहीं होना है, इस समस्या से जूझना है। इस समस्या का समाधान भारत के पास है, बस उस समाधान को अमल में लाना है। मेरे ख्याल से आप यही कह रहे हैं। चीन क्या कर रहा है बिल्कुल। उस पर नहीं देखना है, हम क्या कर रहे हैं हमें ये देख के चलना है। शुक्रिया मिताली निकोल। स्टेट पर हिंदी के लिए संजीव चौहान से बात करने के लिए थैंक यू। धन्यवाद।